कल की वीडियो के बाद, कल की वीडियो की अपार सफलता के बाद पेश है दूसरी वीडियो। मिलियन व्यूज आने से रह गए, हो सकता है अगली बार है। ज्यादा उद्देश्य ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करो। आज वीडियो का सेकंड पार्ट है और विश्वास करो आज और कल में पूरा बिजनेस आपको कवर कर देंगे। बस चैनल के साथ बने रहो। कहते सर हमने तो सब्सक्राइब ही नहीं किया। अरे कर लो। यहां आइए, कल हमने आपको प्रिंसिपल्स बता दिए थे हेनरी फ्योल। कल हमने डिस्कस किया था बेटा, प्रीवियस वीडियो में आपने देख लेना। हेनरी फ्योल का आपको हमने 14 प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार उसमें गो थ्रू को लेना। दूसरा हमने आपको कल बता दिया था एफडब्ल्यू टेलर। जो बच्चे नए हैं वो जाके पहला वाला वीडियो इसका पहले पार्ट का देख लेंगे। तो एफडब्ल्यू टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे जो कल डिस्कस हो गया था। कल के वीडियो में, कल के बाद आज ये डिस्कस करना है टेक्निक, जो 9 टेक्निक एफडब्ल्यू टेलर की। आइए देखते हैं बेटा। हमने पहले से टाइम बचाने के लिए लिख रखा है। सर आपको याद नहीं था इसलिए लिखे है ना? नहीं बेटा याद है, इच्छा करे तो पूछ लो, अब पूछ मत देना। यहां सुनो, टाइम बचाने के लिए लिखा है। टेक्निक्स आपकी 9 टेक्निक्स हैं, फटाफट सुन लेते हैं। कहा पहला कह रहा है कि एफडब्ल्यू टेलर ने कहा फंक्शनल फोरमैनशिप, काम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें। तो कैसे करेंगे सर? उसने क्या किया, 2 पार्ट में काम को बांट दिया। पूरे फैक्ट्री को 2 पार्ट में बांट दिया। फैक्ट्री को दो पार्ट में बांटने के बाद क्या किया, एक कॉन्सेप्ट को कर दिया प्लानिंग और दूसरे को कर दिया प्रोडक्शन। मतलब 2 ग्रुप बांट दिया लोगों का। प्लानिंग ऑफिसर्स अलग कर दिया और प्रोडक्शन ऑफिसर्स अलग कर दिया। प्लानिंग ऑफिसर्स में 4 हेड बना दिया, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिन ऑफिसर। रूट क्लर्क की जिम्मेदारी थी कि रोड मैप तैयार करना, कैसे होगा, प्लानिंग का पार्ट है, कैसे होगा, रोड मैप तैयार कर देना कि क्या होगा, एम्प्लॉय कैसे आएंगे, क्या करेंगे, आज का वर्क डन क्या है, 1 हफ्ते का वर्क डन क्या होगा, 1 महीने का वर्क डन क्या होगा, जैसे फैक्ट्री की प्रोसेस है। सर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ये मेक श्योर करेगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो है वो ये मेक श्योर करेगा कि वर्क जो असाइन हुआ है वो कैसे हो। मतलब असाइन वर्क एक एम्प्लॉय, एक वर्कर कर कैसे रहा है, वो इनकी जिम्मेदारी होगी, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। फिर आते हैं टाइम और कॉस्ट क्लर्क, इनकी जिम्मेदारी होगी प्लानिंग कि एक काम को कितने टाइम में कवर करना और कितने कॉस्ट पे कवर करना है। देखो ये प्लानिंग का पार्ट है। अभी हमको डिजाइन करना है, अभी काम नहीं हो रहा है, काम तो यहां हो, इनका काम है डिजाइन करना। तो टाइम और कॉस्ट क्लर्क की जिम्मेदारी होगी टाइम को असाइन करना, स्टैंडर्ड टाइम अलॉट करना और कितने कॉस्ट में, मतलब कितने खर्चे में ये काम हो जाना चाहिए, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करना। फिर आते हैं डिसिप्लिन ऑफिसर कि भाई बिजनेस में, फैक्ट्री में, प्रेमाइसेस कहीं पे भी एक डिसिप्लिन कैसे इंश्योर होगी, मतलब जो काम तय किया गया है, जो हमारे मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव है, वो कैसे फुलफिल होगी, वो डिसिप्लिन इंश्योर कराना किसकी जिम्मेदारी होगी, डिसिप्लिन ऑफिसर। आते हैं प्रोडक्शन पार्ट में। तो क्योंकि प्रोडक्शन हम ज्यादातर ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ज्यादातर फैक्ट्री एरियाज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वियर्ड है, ध्यान समझना। रिसोर्स जब आपकी बात आती है तो एक आता है ना कि रिसोर्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना नेचुरल रिसोर्स के बाद ह्यूमन रिसोर्स होता है। किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को समझना और उनसे अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कराना बहुत बड़ी बात है। तो ये जो ज्यादा हम मैनेजमेंट फॉलो अप करते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स के लिए करते हैं। अब यहां पे हम प्रोडक्शन ऑफिसर में आएंगे क्योंकि वर्कर्स बहुत ज्यादा लार्ज नंबर्स होते हैं। अभी वो टॉपिक हमने पढ़ाएंगे लेकिन हम बोल ही देते हैं अभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा सा कैमरा इधर किया जाए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम इसी में बता देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर ध्यान से देखो तो आपके किताबों में एक पिरामिड बना होगा, वो क्यों बना वो भी बता देते हैं, ये ऐसे बना। ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग कहते हैं सर कि डिजाइन बना, डिजाइन में इसका रूल है 1 2 3 4। इसको कहते हैं टॉप लेवल, इसको हम कहते हैं मिडिल लेवल, ये होता है आपका लोअर लेवल और इसे हम कहते हैं प्लेटफॉर्म एरिया। सर मतलब बताइए, अगर सही से देखा जाए ना तो यहां से लेके ये पार्ट, ये उसको कहते हैं मैनेजेरियल, ये आपका मैनेजेरियल लेवल और ये प्लेटफॉर्म एरिया बिलोंग करता है ना नॉन मैनेजेरियल, ये आपका नॉन मैनेजेरियल। सर दोनों में फर्क क्या है, मैनेजेरियल लेवल और नॉन मैनेजेरियल? अगर कोई तुमसे पूछे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, बेटा 2 होते हैं, मैनेजेरियल, नॉन मैनेजेरियल। मैनेजेरियल लेवल में 3 होते हैं, टॉप, मिडिल और लो। दोनों का मतलब समझो।
मैनेजरियल का मतलब होता है कि जहां पे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हो, वहां पे एक्चुअल में काम नहीं होगा, वहां पे मैनेजमेंट होगा। एक्चुअल काम जहां पे होता है वो है आपका प्लेटफॉर्म एरिया, ये एरिया है। और आप ध्यान से देखो तो सबसे ज्यादा सरफेस इसी एरिया का है, क्योंकि इस पे जो होते हैं वो वर्कर्स होते हैं, और वो ये नहीं पूछेंगे कि ये काम क्यों हो रहा है, उनको बता दिया जाएगा कि ये काम करना है, कैसे करना है और कब करना है वो भी इनको बताएंगे। लेकिन ये मैनेजरियल लेवल की जिम्मेदारी होती है कि ये काम का सिस्टम तैयार करना, ये इनकी जिम्मेदारी में आता है, इसलिए इनको मैनेजरियल लेवल कहा। टॉप लेवल, मिडिल और लो, ये ऐसे क्यों है? ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की। लोअर पे नंबर एम्प्लॉइज ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मिडिल, मिडिल पे कम होते हैं, ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू टॉप, टॉप पे सबसे कम लोग। सर होते क्या, इसमें ही बता दीजिए। तो टॉप पे बेटा ये भी आपका केस स्टडी का क्वेश्चन है। टॉप पे होते हैं जो एमडी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, ये सारे जो टॉप लेवल के लोग होते हैं बेटा, वो सब मतलब जो कंपनी के ओनरशिप लेवल पे होते हैं वो टॉप लेवल। मिडिल में कौन होता है, पहचानने का तरीका बता रहे हैं। बेटा कौन आते हैं, तो डिपार्टमेंट के लोग। बड़ा आसान तरीका है इसको समझना, डिपार्टमेंट जैसे प्लांट के हेड हो सकते हैं, प्रोडक्शन हेड हो सकते हैं, मतलब जो भी तुमको डिपार्टमेंट लेवल के लोग दिखेंगे वो आपके मिडिल लेवल पे आएंगे। फिर लोअर पे कौन आता है सर, तो सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, सुपरवाइजर्स। अभी क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि पूछते, तो पहले क्वेश्चन केस स्टडी देके आपसे पूछ देगा कि बताओ किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कौन है। दूसरी चीज ये पूछ देता है, तो ये तो आप पहचान लोगे कि टॉप, मिडिल, लोअर, क्योंकि ये नॉन मैनेजरियल है, ये प्लेटफॉर्म एरिया, तो इसमें वर्कर्स होते हैं, और वर्कर्स का मतलब नॉन मैनेजमेंट, इससे मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं। तो कहता है कि इसमें इनकी ऑब्जेक्टिव मतलब इनके कार्य क्या है। तो टॉप लेवल के 2-3 कार्य बेटा जो याद रखना है हमको, जैसे क्वेश्चन आता है, पॉलिसी बनाना, रिसोर्स का एलोकेशन, बिजनेस कंपनी कैसे ग्रो करेगी उसका स्ट्रक्चर तैयार करना, ये सब टॉप लेवल में। पॉलिसी यहीं बनेगी, रूल रेगुलेशन यहीं बनेगा, रिसोर्स का एलोकेशन यहीं पे होगा, ये टॉप लेवल की जिम्मेदारी। मिडिल लेवल आता है, तो मिडिल लेवल क्या करता है कि टॉप लेवल की बात को लोअर लेवल तक पहुंचाता है, पहला काम। दूसरा, अपॉइंटमेंट मिडिल लेवल पे ही होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनता है कि अपॉइंटमेंट जो होता है वो मिडिल लेवल पे होता है। फिर लोअर लेवल की बात को टॉप लेवल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मिडिल लेवल की होती है। तो ये हमारे मिडिल लेवल का मेन इंपॉर्टेंट काम हो गया। लोअर लेवल क्या करता है सर, तो लोअर लेवल का इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ग्रीवेंसेस, वर्कर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी सुपरवाइजर्स की होती है, क्योंकि इनका जो लेवल होता है वो सुपरवाइजर वर्कर्स के नेक्स्ट लेवल पे ही होता है। तो वर्कर्स की प्रॉब्लम लोअर लेवल ही सॉल्व करेगा, और मिडिल लेवल, ये टॉप लेवल से जो पॉलिसी, जो रूल रेगुलेशन नीचे आएगी, डाउनवर्ड स्ट्रीम में आएगी, वो वर्कर तक पहुंचाने की कोई दिशा निर्देश है वो नीचे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लोअर लेवल की। और बेसिकली ये मैनेजमेंट लेवल पे ये दोनों के बीच में मीडिएटरीज का भी काम करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको हमने बहुत आसानी से बता दिया, उम्मीद करेंगे आप समझ गए। दोबारा हम इस पे वापस आते हैं, जो हम बताने का प्रयास कर रहे थे बेटा आपको, जो हम ये बता रहे थे आपका टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सर आप तो एकदम जंप करा दे रहे हैं। हाँ बेटा, एकदम समझ लो, एकदम तुम समझ गए हो। रीजन बस इतना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन हर साल आते हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। वैसे हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। तो ये हमने बता दिया था। आते हैं प्रोडक्शन ऑफिसर पे, क्योंकि फंक्शनल फॉर्मेट सिर्फ टेक्निक है। सबसे पहले बात आती है गैंग बॉस, इसी के लिए हमने ये टॉपिक पढ़ा दिया। अब गैंग बॉस कौन होता है, क्योंकि वर्कर्स जैसे ये बताना था, इसीलिए हम यहां पे टॉपिक शुरू करना पड़ा कि वर्कर्स की संख्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा होती है। अगर टॉप लेवल पे कहा गया 10 लोग होंगे तो वर्कर्स की संख्या 1000 से प्लस होगी। अब सोच लीजिए 1000 लोगों को मैनेज करना कितना आसान होगा। याद करो पुरानी मूवीज, सर आपको पिक्चर दिखाने पे अगर नहीं, मूवी याद करो जहां पे लेबर यूनियन का डेवलपमेंट हुआ था,
वो पुराने समय से ही धीरे धीरे हो गया था, क्योंकि जब वर्कर्स की संख्या बढ़ेगी तो वर्कर्स में प्रॉब्लम बढ़ेगी, उनको सॉल्व कौन करेगा? तो उनका एक लीडर जनरेट होता था, जो लेबर यूनियन का लीडर बनता था, मार भी बहुत खाता था पिक्चरों में, चलो बात की बात है। तो क्या किया टेक्निक ने, क्या बताया गया इसमें, एफडब्ल्यू टेलर ने क्या कहा कि हम लोग गैंग बॉस बनाएंगे। मतलब एक ठीक ठाक एक ग्रुप का 50 लोगों का, 30 लोगों का, वो डिपेंड करता है कि एम्प्लॉइज की, वर्कर्स की संख्या कितनी है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके हिसाब से 30 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का एक ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप का एक लीडर होगा। उसका मतलब क्या? मान लीजिए 1000 लोग हैं, उनसे 1-on-1 डिस्कशन करना मैनेजमेंट के लिए आसान नहीं है। लेकिन अगर 1000 लोगों में मान लीजिए हमने 100 लोगों का ग्रुप बना दिया और 100 लोगों का एक लीडर बना दिया, तो टोटल नंबर ऑफ लीडर्स कितने आ जाएंगे? 10 आएंगे। तो 10 लोगों से समझना आसान, और एक लीडर को अपने ग्रुप के लोगों के बारे में समझना भी आसान होगा, ताकि मैनेजमेंट आसानी से चले और किसी वर्कर्स को, किसी भी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए गैंग बॉस की जरूरत पड़ी। फिर आता है स्पीड बॉस। इनकी जिम्मेदारी होती है, काम हो रहा है प्रोडक्शन में, क्या सही से हो रहा है नहीं हो रहा है? काम तो होता है, धीरे धीरे होता है काम। वही वाला एग्जांपल है कि मकान अगर बनवाना है, तो अगर आप दिहाड़ी पे बनवाते हो, डेली पेमेंट करके, तो देखो कितना बनेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट पे दे दियो तो कितना बनेगा, डिफरेंस आप समझ गए होंगे। दिहाड़ी पे दोगी तो एक 4 ईंट रखने में पूरा शाम निकल जाएगा, और अगर उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिए तो पता चलेगा एक दीवार पूरी उठ जाएगी। तो वही है, तो स्पीड बॉस की जिम्मेदारी होती है बेटा कि काम कैसे कंप्लीट होगा। जो स्पीड डिजाइन की गई है कि भाई 1 घंटे में इतना प्रोडक्शन आउटपुट होना, वो हो रहा है कि नहीं? अगर नहीं हो रहा है तो वो फिर जिसकी आंसरेबिलिटी है वो बताएगा क्यों नहीं हो रहा, तो उसको सॉल्व करना, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस फेज होता है प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी इन प्रोडक्शन ऑफिसर्स की होती है। फिर आते हैं रिपेयर बॉस, क्योंकि मशीन है, जैसे इंसानों में प्रॉब्लम आती है तो मशीनों में भी आएगी, और क्योंकि मशीन एक रेगुलर चलने वाला भाई रेगुलर चलने वाला भाई ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो भैया उसको तो हमको कह सकते हो कि लुब्रिकेंट्स, छोटे मोटे रिपेयर, फॉल्ट्स आते रहेंगे। तो किसी एक की तो जिम्मेदारी होगी ना जो पूरा उसको देखते चले, कि क्योंकि अगर थोड़े प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं किया, कहा गया ना कि छोटी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं किया जाएगा तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। सर आप तो पर्सनल हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहा बेटा, एग्जांपल दे रहे हैं, चिंगारी को हवा दे दिया तो आग का रूप ले सकती है, वही वाली बात। तो रिपेयर बॉस का मतलब ये होता है कि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम को देखते चलेंगे, जहां प्रॉब्लम होगी उसको तुरंत सॉल्व कर देंगे। फिर आते बेटा इंस्पेक्टर, उनकी जिम्मेदारी प्रोडक्शन होने के बाद क्वालिटी इंस्पेक्ट करना, कॉस्ट इफेक्टिव इंस्पेक्ट करना कि जो हमने सोच के किया था प्लानिंग में वो एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट होता है वही उस कंपनी की यूएसपी होती है। आप लाख सारी चीजें बेहतर कर लो और जो एंड रिजल्ट हो वो बेहतर ना हो। मान लीजिए एक फंक्शन में, एक शादी में, सर आप तो शादियों की बात पे आ गए ना बेटा, कुछ इधर हमारे साथ कुछ अच्छा ही हो रहा है ना, तो शादियों की बात से याद आ रही है। मान लो शादी में गए, सब डेकोरेशन, सारी चीजें, लाइटिंग बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया, हाथी से हम जल फेंकवाया जा रहा है सबके ऊपर, सब अच्छा। लास्ट में हमने खाना खाया और खाना एकदम घटिया। बताओ आप क्या याद रख के निकलोगे बाहर? बाबू यही याद रखोगे ये सब बेकार था, जब अच्छा ही भोजन ही नहीं मिला तो क्या मतलब है। इसीलिए कहा गया है किसी भी बिजनेस के लिए कि जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, वो बेस्ट क्वालिटी का होगा, तभी वो कंपनी या वो बिजनेस ग्रो करेगा। तो इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी क्वालिटी इंस्पेक्ट करने की है कि जो हमने तय की थी वही। फिर आता है ये हो गया हमारा टेक्निक फंक्शनल फोरमैन से, पहला हो गया। दूसरे पे आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, काम को स्टैंडर्ड तरीके से रखना। सर मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या हुआ कि भाई हम जो भी काम करें उसके लिए पहले से ही हम एक बेंचमार्क तय करें। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, बेंचमार्क है भैया आज एक दिन में 10 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए, तो बस ये बेंचमार्क बैठे बैठे सपने देख के नहीं हो जाता, उसके पीछे का स्टडी होता है कि कितनी पॉसिबिलिटी है इस काम को करने के लिए। क्योंकि जब भी कोई स्टैंडर्ड तय करता है तो वो पहली बात तो या तो उसको खुद भी परफॉर्म करके दिखाए कि हाँ ये पॉसिबल है, या उसके पीछे उसकी केस स्टडी हो कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि इतने टाइम में इतना प्रोडक्शन, या जो भी एक सिस्टम बनाया जा रहा है वो पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड होगा तो हम उससे जज कर पाएंगे। जैसे हमको देख के लोग कहते हैं सर थोड़े से आप मोटे हैं, तो कुछ तो स्टैंडर्ड होगा हमारी सोसाइटी का, मोटापे का, पतले का, पतला होने का। सर आप तो बॉडी शेविंग पे आ गए, नहीं लोग करते हैं इसलिए हम कर रहे हैं।
स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्लियर है हम सर? सर एकदम क्लियर है, क्योंकि काम का एक जब तक बेंचमार्क नहीं होगा, इंप्लॉइयों के दिमाग में एक प्रेशर नहीं होगा, ज्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करना है, लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जरूर रखनी है। तो वो हो गया एफडब्ल्यू टेलर ने कहा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क होना चाहिए। फिर आता है सिंप्लीफिकेशन, काम सिंपल वे में करिए। सर सिंपल वे का क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे सर कोई भी सामान आप लेने जाओ और हम ज्यादातर देखते हैं, मान लो कोई पैकेट का सामान ले रहे हैं 100 ग्राम में मिलेगा, अब तो कभी कभी 80 ग्राम में मिलता है, 200 ग्राम है। मान लो कभी आप गए 37.5 ग्राम का कोई सामान मिल गया, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। ml हम जोड़ते हैं 100 ml, 200 ml, 250 ml। अब मान लो ml आपको मिले 375.78, तो सर ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब क्रिएट करेगा, ये कैटेगरी नहीं बन पाए। जैसे मान लीजिए 100 ml की एक अपनी कैटेगरी, हर कंपनी इसमें लड़ेंगे, 250 ml की एक कैटेगरी, लेकिन अगर कोई लेके आ जाए 175 ml, या तो वो कैटेगरी क्रिएशन करे, तो वो पॉसिबल नहीं है इतनी आसानी से कैटेगरी कोई बिजनेस क्रिएट कर ले। तो आपको विद इन द कैटेगरी फॉलो अप होना है, तो आप सिंप्लीफाई वे में। इसलिए देखना बेटा, हर जगह 5 रुपए का ही बिस्किट का पैकेट मिलता है। अब कुछ महान लोग आके या तो 6 रुपए में बेचने लगे या 4 रुपए में बेचने लगे, तो दोनों चीजें हो सकती है। या तो क्वालिटी बहुत अच्छी, बहुत रेयर केस है कि 6 रुपए में लोग बिस्किट एक्सेप्ट करें, या 4 रुपए में, क्योंकि सब लोग 5 में ही बेचते हैं। इसीलिए कभी देखना, पार्ले जी का एग्जांपल दे, पहले 16 बिस्किट मिलते थे बेटा, 16 बिस्किट। हमको याद है हमारे परिवार में 8 लोग थे बाबू, 2-2 बिस्किट बढ़ती थी। तुम विश्वास दिलाए गरीबी क्या होती है, हमने देखी बेटा। बाबू जब ये 14 बिस्किट हो गया, हम लोग टेंशन में आ गए। तब तो अच्छा हुआ क्योंकि हमारी बड़ी बहन की शादी हो गई, तो टेंशन नहीं रहा, तभी भी बराबर चल रहा था हम लोग का हिसाब किताब। बाबू 12 बिस्किट हो गए, बहुत टेंशन की घड़ी, तब एक और बहन की शादी हो गई। लेकिन दिक्कत तो तब हुई कि जब ये बिस्किट मान लीजिए 10 हुआ और हमारे बड़े भाई की शादी हुई। सोचो हमने कैसे इसका डिवीजन किया होगा। मैथ का रूल आज भी हमने बना रखा है अपने घर पे, वो सॉल्व कोई कर नहीं पाता, कैसे बिस्किट बांटा था। सर कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि ये 16 बिस्किट से 14, 12, 10 भले हो गया, लेकिन पार्ले जी ने 5 रुपए की कैटेगरी बनाए रखी, क्योंकि सबको पता है बिस्किट की एक कैटेगरी है 5, 10, 20। अब तो थोड़ा बहुत उसमें चेंज आ रहा है क्योंकि डायनामिक मार्केट है, तो लोग उसमें एक अपनी पोजीशनिंग लेके आते हैं। तो बोला कंपनी के लिए कहा गया कि आप काम को सिंप्लीफाइड वे में रखो। जैसी कैटेगरी चल रही है आप भी वैसे लेके आओ। चप्पल जूता 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, अब कोई लेके आ जाए नहीं 11.25 नंबर, तो हो सकता है किसी के पैर में फिट आ जाए, लेकिन अब या तो वो कैटेगरी बन गई तो उसकी एक अलग प्रॉब्लम है। अब इतना डिटेल नहीं देंगे क्योंकि टाइम नहीं है, किसी दिन समय मिला तो क्या ही समय मिलेगा, क्या ही झूठ बोलना, छोड़ो। यहां सुनो, नेक्स्ट पार्ट है बेटा मेथड स्टडी। अब मेथड क्या कहता है? कहता है बेस्ट मेथड ढूंढ लो। हर काम को करने के 2-4 मेथड निकल ही जाते हैं, लोग बता देते हैं, ना पूछो तो भी बता जाते हैं, हिंदुस्तान है ना। तो मेथड का मतलब योर बेस्ट मेथड आपको अडॉप्ट करना है। अब बेस्ट का मतलब नहीं होता चीपेस्ट होता है। कभी कभी हमारे दिमाग में आता है कि बेस्ट तरीका हमेशा यही होता है कि जो सस्ता होता है, गलत। बेस्ट तरीका कॉस्ट इफेक्टिव जरूर होगा, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि आप बेस्ट मेथड अडॉप्ट करो हमेशा। ऐसा नहीं यहाँ पे मेथड लिख दिया, लेकिन ये मोशन स्टडी। तो मेथड हो गया हमारा, फिर आता है मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी टेक्निक क्या कहती है? कहता है अननेसेसरी फालतू जो प्रोडक्शन प्रोसेस में, जो प्रोडक्शन लाइन में बहुत सारे आपने स्टेप इन्वॉल्व कर रखे हैं ना, जिस स्टेप से कोई लेना देना नहीं है ना, उस स्टेप को बाहर कर। ऐसे बहुत सारे जीवन में काम होते हैं जिस काम की कोई नीड नहीं होती, तब भी वो काम करते रहते हैं। अरे भाई बंद करो, वो टाइम लग रहा है, वो कॉस्ट लग रहा है उसमें, उसको किनारे करो। तो टेक्निक में कहा गया कि आप जो अननेसेसरी स्टेप हैं, अननेसेसरी एलिमेंट हैं आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में, आपके बिजनेस में, उस स्टेप को कट डाउन करो जिससे कोई आउटपुट जनरेट ना हो रहा। फिर आते हैं टाइम स्टडी। टाइम स्टडी पहले भी बोल चुके हैं, इसमें भी बोला गया। टाइम का मतलब ये कि भाई जो टाइम गिवन है, जो स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है, कितने टाइम में कितना प्रोडक्शन होना है, उसकी श्योरिटी जरूर होनी चाहिए। और वो टाइम बस ऐसे रैंडम ना बना हो, उसके पीछे का ऑब्जेक्ट हो कि भाई हाँ ये इतने टाइम में इतना प्रोडक्शन पॉसिबल है। तो इसलिए टाइम स्टडी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिर हम उससे जज कर पाएंगे कि हम ओवर प्रोडक्शन है, मतलब टाइम से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे।
फिर आते हैं बेटा फटीग स्टडी। अब फटीग स्टडी क्या है? आराम। कहते हैं क्योंकि इंसान है, हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं। मशीन को भी थोड़ा आराम देना पड़ता है क्योंकि फॉल्ट हो सकता है, लूप होल प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे इंसान है, इंसान को बीच में गैप चाहिए। तो कितना गैप? क्योंकि अगर कहा गया है ना कि स्टडी आती है, ज्यादा गैप अगर दे दो, क्योंकि हमेशा ब्रेक के बाद तुरंत रीस्टार्ट करना तुरंत पॉसिबल नहीं होगा, हमेशा टाइम लगता है। ज्यादा गैप दे दोगे तो प्रोडक्शन हैम्पर हो जाएगा, कम गैप दोगे तो वो इफिशियंसी नहीं आएगी। तो इसी के लिए कहा गया फटीग स्टडी कि एक बेस्ट मेथड अडॉप्ट करो कि थोड़ा ब्रेक जरूर दो ताकि एम्प्लॉय वर्कर अपने आप को रिचार्ज करे, रिज्यूम करे और अपनी 100% इफिशियंसी के साथ प्रोडक्शन करे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो कम इफिशियंसी के साथ काम करेगा, ज्यादा ब्रेक दे देंगे तो ज्यादा इफिशियंसी के साथ काम करेगा, नहीं, उसका एक बेस्ट मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। फिर कहता है मेंटल रिवोल्यूशन। जितना आप हैप्पी इन्वायरमेंट रखोगे, हमने डिस्कस किया था उसमें, आपको जितना माहौल अच्छा रखोगे, ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप बेहतर रखोगे, एक पीसफुल इन्वायरमेंट बनाओगे जहां पे एम्प्लॉय अपनी बात रख पाए, डिस्कशन कर पाए, उसकी भी एडवाइस की वैल्यू की जाएगी, वो उसका मतलब हुआ मेंटल रिवोल्यूशन। क्योंकि एम्प्लॉय जल्दी ही डिससेटिस्फाइड हो जाता है, अनसेटिस्फाइड होता है अपने काम से। तो जितना उसको हम इन्वॉल्व रखेंगे, उसके फीडबैक को पॉजिटिवली लेंगे, उसको मौका देंगे ग्रो करने का, प्रमोशनल एक्टिविटी, बोनस, ये सारी चीजें हम यूज करेंगे, तो एक एम्प्लॉय अपने आप को आपसे, बिजनेस से कनेक्टेड महसूस करेगा और वो आपके साथ बेहतर परफॉर्म करेगा। फिर आता है बेटा डिफरेंशियल वेज सिस्टम। इनका वही सेम इंसेंटिव वाला हिसाब किताब है। इंसेंटिव कह रहे हैं आपका वेजेस सिस्टम वाला है, इक्विटी, कि जितना बेहतर आप परफॉर्म, इक्विटी नहीं बेटा, प्रॉमिस करके रिम्यूनरेशन, कि आप जैसा परफॉर्म कर रहे हो वैसे आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। ज्यादा कर रहे हो ज्यादा मिलना चाहिए, कम कर रहे हो तो कम मिलना चाहिए। तो ये हो गया आपकी 9 टेक्निक। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बिजनेस इन्वायरमेंट पे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।